आपको इसी नेट इतिहास का जो 2021 का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र था उसके हमने 60 प्रश्नों की व्याख्या करा दी थी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। हम आगे जो व्याख्या मेरे पास है उनकी व्याख्या दे रही हूँ। ये 64 क्वेश्चन है कि मीर मुसविर और सैयद अली पिता पुत्र हुमायूं के दरबार के ईरानी चित्रकार थे। हुमायूं ने अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी। तो फारस में हुमायूं की मुलाकात मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्बू समद से हुई, जिन्होंने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया। प्रश्न पूछा गया था कि पिता पुत्र कौन थे? मीर मुसविर और सैयद अली। ठीक है, तो मीर सैयद और अली हैरत के लिए प्रसिद्ध चित्रकार विहजाद का शिष्य था। मीर सैयद ने जो कृतियाँ तैयार की उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित है। हुमायूं ने इन दोनों को दस्ताने अमीर हमजानामा की चित्रकारी का कार्य सौंपा। हमजानामा मुगल चित्रशाला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। यह पैगंबर के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामे का चित्रणीय संग्रह है। इनमें कुल 1200 चित्रों का संग्रह है। यानी कि कितने संग्रह? हमजनामा है जो महाभारत लिखी गई थी, महाभारत को उर्दू में ट्रांसलेट कराया गया था। इसमें 1200 चित्रों का संग्रह है। मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने अपने ग्रंथ नफाई सुल मासिरे में हमजनाम को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया। ठीक है, आगे क्या? राजा तरंगणी कल्याण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना 1148 से 1150 ईस्वी के बीच हुई। ये देखो राज तरंगणी है, ये एक नहीं थी, ये 3 राज तरंगणी थी। पहली राज तरंगणी कल्हण ने लिखी थी, दूसरी राज तरंगणी भोजराज ने लिखी थी, तीसरी को भी उसी ने पूरा किया था। ठीक है, जो कश्मीर का राजा था। कल्हण ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया, जिसमें अब केवल नीलमत पुराण ही उपलब्ध है। यह ग्रंथ संस्कृत में ऐतिहासिक रचनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रयास करता है। कितने देवे? 11 अन्य ग्रंथ थे, उसमें से जो उपलब्ध है क्या? नीलमत। ठीक है, आदिकाल से लेकर 1151 तक के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक काल की घटनाओं को क्रमानुसार विवरण दिया गया है। इसमें यह कश्मीर का राजनीतिक उथल पुथल का काल है। आरंभिक भाग में यद्यपि पुराणों के ढंग का विवरण मिलता है, परंतु बाद की अवधि का विवरण पूरी ऐतिहासिक ईमानदारी से दिया गया है। अपने ग्रंथ में कल्हण ने इस आदर्श को सदा ध्यान में रखा कि कश्मीर के नहीं तत्काल भारतीय इतिहास के संबंध में राजा तरंगणी बड़ी महत्वपूर्ण और प्रमाणिक सामग्री होती है। पहले क्या था कि जो पुराणों में से थे सिर्फ राजाओं की अच्छी बातें लिखते थे, लेकिन कल्हण ने क्या करा? जो राजा में बुराई थी वो भी लिखी, और जो राजा में अच्छाई थी वो भी लिखी। जो राज्य में जो कुछ हो रहा था वो सही ढंग से राज तरंगणी में ही लिखा गया है। राज तरंगणी के उद्धरण अधिकतर इतिहासकारों के इस्तेमाल किए गए। इस ग्रंथ से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कल्हण की राज तरंगणी में कुल 8 तरंग है और लगभग 8000 श्लोक है। कितने इसमें तरंग? 8। श्लोक कितने? 8000। और वो कितने थे? 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया था। ये ऐसे ही डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं 2020, 21, 22, 23 में। अब ऐसे ही यूजीसी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, इनको ध्यान से पढ़ लेना भाई। चौथे से लेकर 6वें तरंग में कारकोट और उत्पल वंश के इतिहास का वर्णन है। कौन से वंश का? एक तो हो गया कारकोट वंश, एक हो गया उत्पल वंश। अंतिम 7वें और 8वें तरंग में लाहौर वंश का इतिहास उल्लेखित है। इस पुस्तक में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख है। कल्हण ने पक्षपात रहित होकर राजाओं के गुण और दोषों का उल्लेख किया है। बताया था ये मैंने आपको शुरू में ही। राजा चंद्रापीड़ का शासनकाल में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जहाँ राजा के अधिकारियों द्वारा एक निम्न वर्ग के व्यक्ति की कुटिया का उल्लेख है। जहां पर मंदिर निर्माण के लिए राजा के अधिकारियों ने उसको कुटिया को हटाने का आदेश दिया, परंतु राजा के न्यायप्रियता के द्वारा अधिकारियों को दंडित किया गया, जिसे ज्ञात है कि उस समय वर्ण व्यवस्था तो प्रचलित थी, परंतु वर्णों में परस्पर मतभेद नहीं थे।
नेक्स्ट पर्सन क्या है? देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक था, स्वयं संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि व बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना करने का गौरव प्राप्त किया। कौन कौन सी पुस्तक पर टीका करी थी भाई उसने? महानाटक सुधानिधि। क्या थी? महानाटक सुधानिधि और बादरायण। याद रखना, बादरायण और महानाटक सुधानिधि। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? श्रीनाथ देवराय द्वितीय के, जो तेलुगु कवि थे श्रीनाथ। ऐसा कहा जाता है कि श्रीनाथ का दर्जा उनके दरबार में वशिष्ठ मंत्रियों के समान था। वे सम्राट के साथ स्वतंत्रता पूर्वक घूमते थे। देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान की थी। इसका कवि का नाम याद रखना, इसका लेखक दरबारी कवि का नाम याद रखना भाई, श्रीनाथ है जो देवराय द्वितीय का दरबारी कवि था। क्योंकि कई बार कालक्रम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन क्या है? देखो, इस भाषा की साहित्य की परंपरा 11वीं सदी के आरंभिक काल से शुरू होती है। देवराय द्वितीय ने क्या था? देवराय द्वितीय ने लक्ना, दंडेसा, चामासा, चकनाचार्य, कुमार व्यास जैसे कन्नड़ कवि और श्रीनाथ, जिन्हें स्वर्ण मुद्राएं और टंका से नहला दिया था, तेलुगु कवियों को बहुत सम्मान किया था। वे कौन कौन से थे तेलुगु कवि? एक तो था लक्ना, दंडेसा, थोड़े से मुश्किल है ये नाम, लेकिन ये याद तो रखने पड़ेंगे ना हमको। लक्ना, दंडेसा, चामासा, जकनाचार्य, कुमार व्यास। बोलो मेरे साथ, लक्ना, दंडेसा, चमासा, जकनाचार्य, कुमार व्यास। लक्ना, दंडेसा, चमासा, जकनाचार्य, कुमार व्यास। ऐसे ही अगर आपने 3-4 बार याद कर लिया तो आपको याद हो जाएगा। लड़ने से लक्ना हो गया, दंड से दंडेस हो गया, चाम से चमासा हो गया, जकनाचार्य आचार्य से जकनाचार्य हो जाएगा। ठीक है, व्यास कुमार व्यास। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 347 भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन आज़ादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व में यह विचार व्यक्त किया गया कि देश की सुरक्षा, एकता, आर्थिक संपन्नता पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। 1948 ईस्वी एस के धर के नेतृत्व में बने भाषाई राज्य आयोग JVP समिति ने तात्कालिक रूप में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सलाह दी। कौन थे भाई सलाहकार? 2 जने थे सलाहकार। उनमें से एक का नाम था एस के धर, एक का नाम था एस के धर, एक का था JVP समिति। JVP और एस के धर, JVP और एस के धर और JVP। भाषाई आधार पर राज्य गठन हेतु बड़ी समितियों के सुझाव के बाद पूरे देश में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गए, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग आंध्र राज्य बनाने की मांग सबसे अधिक प्रबल थी। अक्टूबर 1952 में पोटी श्रीरामुलु की आमरण अनशन के चलते मृत्यु हो गई। कौन था वो? पोटी श्रीरामुलु। श्री राम के नाम से याद रह जाएगा आपको। ठीक है, इसके पश्चात हुई हिंसा के कारण सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य बनाना पड़ा। उसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जोर पकड़ने के कारण 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1956 में, याद रखना इसको। और आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में। और पोटी श्रीरामुलु ने अनशन कब कराया? 1952 में। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। ईश्वर संख्या, नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर कृष्ण को संख्या का प्रधान दार्शनिक कहा जाता है। संख्या दर्शन की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। संख्या दर्शन किसका है? कपिल मुनि का। और भगवान ने क्या कहा रखा है कि खुद भी मुनियों में मैं कपिल हूँ, सांख्यों में मैं संख्या दर्शन हूँ, ज्ञान में मैं संख्या दर्शन हूँ। इसलिए ईश्वर कृष्ण को संख्या का आदि प्रवर्तक नहीं कहा जा सकता। इससे पहले कपिल, अंसुरी, पंचशिख आदि के नाम आते हैं। किसके नाम आते हैं?
कपिल, आसुरी, पंचसिक। कपिल, आसुरी, पंचसिक, याद रह जाएगा ना, कपिल, आसुरी, पंचसिक। फिर भी किस ईश्वर कृष्ण को संख्या का प्रधान दार्शनिक कह सकते हैं? उनकी पुस्तक सांख्यिका को संख्या का प्रमाणिक और प्राचीन ग्रंथ 4वीं शताब्दी माना गया है। इस पर माठरवृत्ति, गौड़ापाद, भाष्य, युक्ति दीपिका आदि अनेक टीकाएं हैं। कौन कौन सी टीकाएं हैं? एक तो माठरवृत्ति और गौड़ापाद, भाष्य, युक्ति दीपिका। संख्या कारिका में 2 मौलिक तत्व स्वीकार किए गए हैं, पुरुष और प्रकृति। संभवतः यह इसलिए क्या कि उपनिषद में पुरुष और आत्मा को अपरिवर्तनशील कहा गया है, अतः जगत की सृष्टि के लिए परिवर्तनशील तत्व प्रकृति को मानना आवश्यक प्रतीत हुआ। अद्वैत वेदांत में इसी प्रकृति को त्रिगुणात्मिक माया कहा गया। इसी से संख्या के मत में जगत सत्य